दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप 13 साल के बाद अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, और क्या अभी गिरते बाजार में इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अगर करना है इस आईपीओ में अप्लाई तो लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 25 सितंबर से ओपन हो रहा है, यानी कि ये आईपीओ मंडे को ओपन हो रहा है और ये 27 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 113 से 119 रुपये रखा गया है। तो आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड पर यानी कि कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में आपको 119 रुपये पर अप्लाई करना है और आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 2800 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का रिजर्वेशन होने वाला है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन दिया गया है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज देती है, जैसे कि कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक सर्विसेज, यानी कि समुद्र के थ्रू सामान जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये कंपनी उस तरह के जो भी सर्विसेज हैं उसको हैंडल करती है। तो कंपनी पहले सिर्फ जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लिए काम करती थी, यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए पहले काम करती थी। उसके बाद ये फिर दूसरी कंपनियों के लिए भी काम करने लगी और फिस्कल 2022 में इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग ये जो कंपनी है ये सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर बन चुकी है। तो अभी कंपनी के कार्गो बिजनेस की बात करें तो कंपनी काफ़ी तरह के जो कार्गो है उनको हैंडल करती है, जैसे कि ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैसेस एंड कंटेनर्स। इसके अलावा थर्मल कोल, आयरन ओर, शुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट, रॉक फॉस्फेट और भी काफ़ी तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी कि कंपनी कार्गो हैंडलिंग करती है। अगर कंपनी के इंडिया में प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया में इनके कई पोर्ट्स टर्मिनल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इनका जो मैक्सिमम पोर्ट्स है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा और तमिलनाडु में भी पोर्ट्स टर्मिनल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी हमें देखने को मिलती है। तो इनके जो 2 टर्मिनल हैं वो हमें फुजरा और डिब्बा में देखने को मिलती है, जो कि यूएई में है। तो अभी कंपनी इंडिया में 9 पोर्ट्स को ऑपरेट कर रही है। तो ओवरऑल बात करें तो इनका बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और ये जो बिजनेस सेगमेंट है तो इसमें हाई एंट्री बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई भी कंपनी इस तरह के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है इनका। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर हमें 4 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर टोटल एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी साल दर साल हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 196 करोड़ देखने को मिल रहा है। 2021 में बढ़ के 284 करोड़ हो जाता है, 2022 में 330 करोड़ और 2023 में इसके प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 749 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी साल दर साल हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर इसके रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। अब अगर इसकी करंट डेट की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 4243 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों पर जनरली आपको डेट देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी का जिस तरह का काम है तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है, तो इसके कारण इसके ऊपर हेवी डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये जो कंपनी है ये मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसे अपने डेट के भुगतान में खर्च करने वाली है, बाकी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और दूसरी जगह खर्च करने वाली है।
लेकिन कंपनी के पास जो फंड है और कंपनी के पास जो आईपीओ से फंड रेज कर रही है, तो उसे मिलाकर कंपनी पूरी जो अपनी डेट है उसको ख़त्म करने वाली है। तो आगे कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। तो अगर कंपनी के पी की बात करें तो कंपनी का जो पी है वो 19.38 का है, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। और अभी मार्केट में इस तरह की बस एक ही कंपनी हमें देखने को मिलती है, वो है अडानी पोर्ट्स। तो उसका जो पी है इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इन दोनों कंपनियों का बिजनेस पूरी तरह से एक जैसा देखने को नहीं मिलता है, इनमें बहुत कुछ आपको अलग देखने को मिलता है। लेकिन अगर पी वाइज कंपेयर करें तो अडानी पोर्ट्स का जो पी है तो उससे कम हमें इसका पी देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 24,990 करोड़ का है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। आरओई और आरओसी को देखें तो ये 18 और 19 से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। ईपीएस हालांकि हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 25 सितंबर से यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 27 सितंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 अक्टूबर रहेगा, रिफंड डेट 4 अक्टूबर होने वाला है, क्रेडिट डेट 5 अक्टूबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 6 अक्टूबर को होने वाली है। अगर इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 126 शेयर्स का लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,994 रुपये रहेगा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अभी करेंट प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1890 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 12-12.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ 2800 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिमांड क्रिएट नहीं होने वाली है। अब जब आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उससे ज़्यादा आपको डिमांड देखने को नहीं मिलती है, यानी कि ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड देखने को नहीं मिलने वाली है। तो इसके प्रीमियम बहुत हाई प्राइस पे जाने की कोई चांसेस नहीं है और अभी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इसके प्रीमियम में तेज़ी की उम्मीद नहीं है। तो आईपीओ से आपको एक ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में आप चाहें तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी मार्केट का मूड भी थोड़ा सा ख़राब देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। तो ऐसे में अगर आगे भी ये गिरावट जारी रहती है तो आईपीओ के लिस्टिंग से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कंपनी अच्छा लगता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, हालांकि ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है और इनका जो बिजनेस है वो हमें सस्टेनेबल भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह कंपनी का कहना है कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है, तो ऐसे में आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का पूरा डिसीजन आपको अपना होना चाहिए। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों में आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है और ऐसी कंपनियों के डूबने के भी चांसेस कम होते हैं, यानी कि यहाँ पर रिस्क आपका कम हो जाता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। अगर करने वाले हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।